सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमेरिकी अड्डे पे। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहां पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमेरिकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहां पे एक एयर बेस है, ज्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौकिफ कुछ और है, ईरान का मौकिफ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका का मौकिफ यह है कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फिजा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौकिफ आया। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद। और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहां पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इसका मैकेनिज्म बना लिया गया है। देखिए, इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फलां जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की जरूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निजाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिकी निगरानी में यहां से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबना हुर्मत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमेरिकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमेरिकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबना हुर्मत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहां से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद यहां से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहां से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाजों को लाने के बावजूद यहां से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबना हुर्मत स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहां से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फौज और अपनी कुव्वत वहां पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार है जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी है पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहां पे है या नहीं। तो ये जो आबना हुर्मुज़ जो पहले ही बहुत बारीक है उसको और बारीक कर दिया वहां पे जगह जगह पे ईरान ने बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहां से गुजरना होता है बहरी जहाजों ने,
जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहां आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन मार्टर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहां से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है। कश्मीर नाजरीन फिर निकला है, कश्मीर से मजीद रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। बजाय रुकने के, बजाय पीछे हटने के, कश्मीरी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है, इसी तरह के वो लोग हैं। कश्मीरी लगभग 70 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। वहां पे 10 लाख की फौज दाखिल की गई मकबूजा कश्मीर में, वो फिर भी लड़ते रहे। अभी पाकिस्तानी फोर्सेस दाखिल की गई हैं आजाद कश्मीर में, तो यहां पे भी वो सरेंडर नहीं कर रहे, गोलियां खा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा सख्त फैसला किया है। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया को तो रिपोर्ट करने की इजाजत भी नहीं है। मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और दिया गया है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान। मीरपुर में हड़ताल कर दी अवाम ने, और सूरत हाल यह है कि 48 घंटों में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान के बीच में और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके बीच में लड़ाई हुई, फायरिंग के वाकयात भी हुए, और उनके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दावा है वो ये है कि 31 लोग उनके शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का दावा है कई जगह पे कश्मीरियों की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेज पे, और उसके नतीजे में उनका दावा है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जबकि एक रेंजर्स के एहलकार की शहादत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 31 लोगों की शहादत गुज़िश्ता 48 घंटों में बताई जा रही है, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मजीद लोग भी शहीद हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन उनकी नहीं आई। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे और वो जाएंगे असेंबली की तरफ, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब मजीद लोगों को रोकना है, इन रैलियों को रोकना है या इनके रास्ते में रुकावट डालनी है, तो स्टेट को दोबारा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलमी मीडिया इसकी अब भरपूर कवरेज करना शुरू हो गया है। यहां मैं ये देख रहा हूं कि गार्डियन ने भी इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है, अल जजीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्टिंग की है, और ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 पीपल आर alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days, यानी 2 दिन के अंदर इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, और बड़ा ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, और जो पब्लिक के ऊपर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, और ये निहत्ते लोग हैं जिनको मारा जाता है। ज्यादातर लोग निहत्ते हैं, बंदूक वाला आदमी तो ऐसे नहीं मारा जाता, बंदूक वाला आदमी तो आगे से रिएक्ट करता है, वो आगे से गोली चलाता है। ये तो निहत्ते लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया, एक पीएचडी कर रहे थे उसामा साहब वो भी शहीद हो गए, एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर, उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। 1-2 गोलियां लगी हैं कमांडर फारूक को। ये कमांडर फारूक जो है, इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेज दाखिल हो गई आजाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेज उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फारूक ने, ये फारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फौज का मुकाबला करना शुरू किया, और इन्होंने इतना शदीद मुजामत की और इतना जबरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया, और इन्होंने हिफाजत की आजाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फौज बेबस हुई, वहां पे मकामी लोगों ने निकलकर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दिया गया। फौजी हलकों में इन्हें बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था, लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं, यानी वो कमांडर फारूक जिसने भारतीय फौज से आजाद कश्मीर के रकबे को बचाया था, और जो वो कब्जा करने जा रहे थे वो कब्जा छुड़वाया था। अब वो कमांडर फारूक जो है वो राह का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है, यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत जरूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए। बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं, क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बड़ी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा, और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा वहां पे लोगों के अंदर जड़ें थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले यहां पे हुकूमत भी कर चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, वो भी नहीं लड़े। तो अब गेम जो है वो सारी हुकूमत के पास आ गई। पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस इलेक्शन के नतायज पहले से ही तय कर लिए गए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नतायज पहले से तय कर लिए गए थे। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज में बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर दिया है आजाद कश्मीर के शहरियों ने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज में बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज उनके, बरतानिया में खास तौर पर। तो कश्मीरी यहां पे भरपूर आवाज उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सारी चीजों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नतायज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये जरा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, जरा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई रावला कोट में तो भी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो भी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को, और यहां कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को। तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे, एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहे। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेस से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाजा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी, आधी रात को वहां का आरओ तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हल्के में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट, और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है, वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद मेयर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शन के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है। अब शर्जील इनाम मेमन जो है सिंध से, वो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहे हैं जी कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे, तो ये मैंडेट तो सारों को मिले थे। अब ये और स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं। ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो बहुत ही लो किस्म का इनका इंटेलेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आप सुने। बिलावल ने कल किसी का गिरबान पकड़ा, रात तक पांव पकड़ के वजाहतें देता रहा, क्योंकि बिलावल ने कल स्टेटमेंट दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के खिलाफ, तो बाद में रात को पांव पकड़ के वजाहतें देता रहा टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये जनाब उसको टॉन्ट किया है। कि एक और चीज बिलावल का स्टेटमेंट है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं। ये बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है। फिर शर्जील मेमन आता है, वो कहता है ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% तक वोट पड़े। ये जो हुआ था 2024 के इलेक्शन में, जब पीटीआई को निकालने के लिए आसिम मुनीर साहब ने पूरी गेम डाली थी। अच्छा, ये सारे एक दूसरे को कह रहे कि तू भी धांधली से आया, वो कह रहे तू धांधली से आया। ये नहीं बता रहे लेकर कौन आया, अब्बा जी का नाम नहीं लेंगे दोनों। बिलावल कह रहा है कि तुम्हें धांधली से लाया गया, ये नहीं